अमेरिकी टैरिफ को लेकर दुनिया भर में कंफ्यूजन है कि क्या कुछ हो सकता है, किस तरह के फैसले होंगे। अभी भी बहुत सारे देशों के साथ उनकी डील पर बातचीत तो हो गई है, लेकिन फाइनल डील अभी तक साइन नहीं हुई है। ऐसे में टैरिफ पर ट्रंप कंफ्यूज हैं क्या, और इससे क्या ब्रिक्स मजबूत हो रहा है, यही हमारी खास पेशकश है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं स्वदेश विशेष की। टैरिफ पर ट्रंप कंफ्यूज और ब्रिक्स होगा मजबूत, यही हमारी खास पेशकश है स्वदेश विशेष में। वैसे तो ट्रंप बयान बदलने और नया शिगुफा छोड़ने में माहिर है। टैरिफ को लेकर भी वो यही कर रहे हैं। भारत पर टैरिफ को लेकर लगातार ट्रंप बयानबाजी कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग का भारत को लेकर रुख ट्रंप के बयान से अलग है। ब्रिक्स देश टैरिफ युद्ध पर एकजुटता दिखा रहे हैं। इसी मुद्दे पर होगी हमारी खास चर्चा, और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ चार मेहमान जो आपको बताएंगे कि इस जियोपॉलिटिकल माहौल में क्या कुछ बदलने वाला है, किस तरह तस्वीर बदलेगी और किसके पक्ष में ये तस्वीर बदल सकती है। यही चर्चा करेंगे। हमारे साथ देवेंद्र शर्मा हैं, जाने माने एग्री एक्सपर्ट है। अरुण शेखसरिया हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। जीके सूद साहब हैं, एग्री इकोनॉमिस्ट है और जाने माने एग्री एक्सपर्ट है। और साथ ही हमारे साथ नवदीप सूरी भी है, फॉर्मर डिप्लोमैट है। अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरुआत कर लेते हैं अरुण जी आपके साथ, क्योंकि अगर टेक्सटाइल सेक्टर को अगर देखें तो एक अहम सेक्टर माना जाता है, और भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट पर निर्भर करता है अरुण जी, खासकर अमेरिका और यूरोप जैसे देशों पर। यदि इन देशों द्वारा टेक्सटाइल पर टैरिफ या ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं तो भारतीय उत्पाद क्या वहाँ महंगे हो जाएंगे और कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी, और इससे एक्सपोर्ट में बड़ी गिरावट भी आ सकती है। आप लोगों की अब तक की रीडिंग क्या है, क्या एनालाइज करके आप चल रहे हैं सर इस मार्केट को? अरुण जी अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को सर। जी बताएं। अभी ठीक है? जी जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर सर। जहां तक टेक्सटाइल के बारे में है, इट्स अ वेरी बिग सेटबैक फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये जो 50% का जो इन्होंने टैरिफ लगाया, 25% पहले का और 25% बाद का, इससे मेरे को लगता नहीं कि कोई भी वैल्यू चेन विल बी वेरी हैप्पी और विल बी एबल टू एक्सपोर्ट एनीथिंग। पर मेरे को ऐसा भी मानना है कि इंडिया के बिगर अमेरिका में ये मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होएगा, बिकॉज गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अमेरिका दे विल हैव टू कम बैक एंड मेक सम रिलैक्सेशन ऑन दिस मैटर। अभी एक देखिए, एक मसला है अभी बांग्लादेश और वियतनाम में, दोनों कंट्री में भी टैरिफ काफी लग गई थी, बट उन्होंने उसमें से एक मसला निकाला है कि भी अगर आप अमेरिकन कॉटन इंपोर्ट करोगे तो 20% से 25% अगर कॉटन आप इंपोर्ट करोगे तो आपके पास टैरिफ नहीं लगेगी। अभी ये एप्लीकेबल खाली बांग्लादेश और वियतनाम में है कि खाली इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ऑल द कंट्रीज, ये अभी तक क्लैरिफाई हुआ नहीं है। नंबर 2, इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट जो होता है, मेजर एक्सपोर्ट जो होता है प्रोडक्शन का, वो होम टेक्सटाइल्स है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ pillows, which is in the form of towels, which is in the form of sheetings and all the other accessories. इसको काफी बड़ा एक इम्पैक्ट आने वाला है, बट आई थिंक इट इज टू अर्ली टू असेस व्हाट इज द इम्पैक्ट गोइंग टू बी, बिकॉज ये 2 दिन ही हुआ है अभी इनको टैरिफ लगाए हुए, एंड देयर वुड बी सम क्रिस क्रॉस नेगोशिएशंस व्हिच विल हैपन, एंड I personally I'm not very pessimist on this matter. I am quite optimistic on this matter. क्योंकि इसके अंदर मसला सुलझ जाएगा, ये उलझेगा नहीं है। एक कारोबारी के तौर पे आप काफी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मामला सुलझेगा और आगे चलकर डेफिनेटली स्थिति बेहतर होगी, जो अभी दिख रही है। अभी शुरुआती दौर है, अभी नेगोशिएशन राउंड होंगे। 19 अगस्त को भी एक डेलीगेशन वहां से आने वाला है, क्या कुछ बातें होंगी, उसके बाद स्थिति साफ होगी। अभी नीजर्क रिएक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। नवदीप जी आपसे मेरा सवाल होगा, ट्रंप के टैरिफ पॉलिसी में जिस तरह के इराटिक बदलाव होते हैं, बार बार वो चेंजेस करते हैं पॉलिसी को लेकर, क्या उनकी ये वास्तविक पॉलिसी बदलाव की तरफ इशारा है
और दूसरा सवाल एक और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, ब्रिक्स का यहाँ पर मजबूत होना। जो बाकी जो ब्रिक्स के मेंबर आपस में एक दूसरे बातचीत कर रहे हैं, इससे क्या आने वाले समय में अमेरिका पर निर्भरता इन देशों की कम होगी और यूएस इकोनॉमी के लिए एक नया चैलेंज खड़ा होगा? देखिए, आपने 3 मुद्दे उठाए हैं। पहला तो ये कि ट्रंप साहब आगे क्या करेंगे। तो जो हमने अभी तक देखा है कि उनकी बातों में, उनकी एक्शंस में कोई कंसिस्टेंसी तो है नहीं है। आज एक बात करते हैं, कल दूसरी बात करते हैं। और कभी उनकी मेरे ख्याल टीम को भी नहीं पता होता जो वो करने वाले हैं, और उसके बाद टीम को डिफेंड करना पड़ता है कि अरे अगर ये किया तो इसका ये कारण होगा। मैं समझता हूँ कि ट्रंप साहब को हमारे साथ 2 बातों पर शिकवा है। एक तो ये है कि हमने उनको ना तो नोबेल प्राइज़ के लिए रिकमेंड किया, ना उनकी जो समझते हैं कि उनके मन में जो है कि उन्होंने एक बहुत भारत-पाकिस्तान युद्ध रोक दी और उसका उनको श्रेय मिलना चाहिए, वो नहीं मिला उनको। हमने पार्लियामेंट पर बोला कि किसी आउटसाइड पावर की इंटरफेरेंस नहीं थी, मीडिएशन नहीं थी। तो एक तो उनको इस चीज़ का शिकवा है। दूसरा उनका शिकवा हमारे साथ नहीं था, शिकवा उनका पुतिन के साथ था कि यूक्रेन की युद्ध जो उन्होंने बोला था 24 घंटे में रिज़ॉल्व कर देंगे, वो हुई नहीं अभी तक और बात बढ़ती जा रही है। लेकिन वो पुतिन को कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते। तो 2 ही देश हैं जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं, एक चीन है और एक भारत है। चीन के साथ उनकी ऑलरेडी बातचीत चल रही है, तो उन्होंने थोड़ा गुस्सा अपना भारत पर निकाला। मैं समझता हूँ कि अमेरिका सरकार, हालांकि आज हम ट्रंप साहब को एक ऑलमोस्ट समझिए डिक्टेटर की तरह देख रहे हैं, लेकिन वहाँ सिस्टम जो है, एस्टेब्लिशमेंट जो है, जिसमें पेंटागन भी है, स्टेट डिपार्टमेंट भी है, CIA भी हैं और भी हैं, वो सब लोग काफ़ी समझते हैं कि भारत के साथ रिलेशनशिप जो है बड़ी क्रूशल है। पिछले 20-25 साल में चाहे रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी, चाहे डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन थी, चाहे जॉर्ज बुश थे या ओबामा थे, या ट्रंप की पहली सरकार थी या बाइडेन थी, हर समय भारत के साथ रिलेशंस जो अमेरिका के हैं बढ़ते गए हैं। और मैं नहीं समझता कि अमेरिका की जो इतनी बड़ी एस्टैब्लिशमेंट है वो चाहेगी कि हम इनको बिल्कुल ख़त्म कर दें। मैं समझता हूँ कि उनके ट्रंप साहब के जो सलाहकार हैं कोशिश तो ज़रूर करेंगे, वो सुनते हैं या नहीं उनकी बात अलग, लेकिन कोशिश तो ज़रूर करेंगे ट्रंप साहब को समझाने की कि भाई ये थोड़ी बात बिगड़ने मत दीजिए, क्योंकि इसमें हमारा भी नुकसान है। और हमने ये बड़े सोच समझ के इंडिया के साथ रिलेशनशिप डेवलप की है पिछले 20-22 साल में। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ब्रिक्स की, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह के ट्रंप के एक्शंस हैं, उससे हर देश आज ये सोच रहा है, चाहे यूरोपियन यूनियन है, चाहे यूके है, चाहे फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, साउथ कोरिया है, साउथ अफ्रीका है और ब्राज़ील है, कि किस तरह हम अपने आप को थोड़ा-सा ट्रंप के टेंट्रम से इंसुलेट करें। किस तरह हम और देशों के साथ अपनी रिलेशनशिप इम्प्रूव करें। और ब्रिक्स में तो ख़ास करके शायद ट्रंप को इस चीज़ की रियलाइज़ेशन नहीं है कि भारत एक देश था जो ब्रिक्स में कोशिश करता था कि ब्रिक्स एंटी वेस्टर्न ना बने, एंटी अमेरिकन ना बने। इट इज़ एन अल्टरनेट टू द वेस्ट, इट इज़ नॉट एंटी वेस्ट। और हमारे विदेश मंत्री ने ये बोला भी कई बार। तो शायद उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि हमने क्या वहाँ रोल प्ले किया, जिसमें हमने कई बार अमेरिका को प्रोटेक्ट भी किया। और आज हम ही समझते हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कि ब्रिक्स का एक वायबल अल्टरनेटिव होना ज़रूरी है। अगले साल हम ब्रिक्स समिट को होस्ट करेंगे। तो हमारी भी कोशिश रहेगी, लेकिन अगर आप बाकी देश देखें जो ब्रिक्स में जो ओरिजिनल कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील के साथ अमेरिका का पंगा, 50% टैरिफ लगा दिए उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण। साउथ अफ्रीका के साथ पंगा, उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, और आपने देखा किस तरह से उनका व्यवहार था साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ ओवल ऑफिस में। रशिया और चाइना तो हैं ही, हम देख रहे हैं। इस समय ब्रिक्स के सारे ही देश जो हैं, मेरा ख्याल परेशान हैं जिस तरह से ट्रंप साहब एक्ट कर रहे हैं। और एक इंसेंटिव, एक मोमेंटम मिलता है इन कंट्रीज को कि वो आपस में तालमेल बढ़ाएं, जो आज तक हो नहीं पाया।
चलिए, हमारे साथ जीके सूद साहब हैं, जाने माने एग्री इकोनॉमिस्ट हैं, एग्री एक्सपर्ट है और एग्री मार्केट को काफ़ी करीब से समझते हैं। सर, मैं आपसे शुरुआत इस सवाल से करूंगा जीके सूद साहब, क्या ट्रेड वॉर जैसी स्थिति से भारत के एग्री सेक्टर को अपनी वैल्यू चेन सुधारने का एक मौका मिल सकता है क्या? मेरे विचार में विश्वा जी, ये ट्रेड वॉर नहीं है, ये जरा बड़ा है। इसमें इसकी ये तो मैनिफेस्टेशन है। जो ट्रम्प साहब के बयान इंडिया के बारे में थे, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद रुख बदल लिया, और वो ये मुझे लग रहा है कि उन्होंने वहां देखा कि रशियन जो सप्लाई थी हमें आर्म्स की और टेक्नोलॉजी की, वो काफी हावी हो गई। वो पाकिस्तान पर हावी हुई, किसी पर हावी उसका मतलब नहीं है, वो एस्टेब्लिश हो गई। अब वो चाहते हैं कि हम अपना संबंध एक बहुत, हमारा एक ही दोस्त है दुनिया में, उससे हटा दें, और अगर आप उससे एग्री में कुछ मान लें तो वो और मांगता रहेगा। एंड बुली को कभी यील्ड नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही किया अभी तक। और कहीं मान लीजिए कोई मीटिंग ग्राउंड ऐसी आती है कि ये जो उसका ट्रम्प का ऑब्जेक्टिव है, ये अगर वो इससे जरा क्लाइम डाउन करे तो कोई मिडिल ग्राउंड आ सकती है। आज अभी जो बयान आया है उनकी तरफ से, और भी वो कह रहा है कि हम वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करेंगे, मल्टीलैटरलिज्म को खत्म करेंगे। तो टैरिफ एक मैनिफेस्टेशन है। हमारे एग्री सेक्टर में चावल पर इसका असर है, क्योंकि बासमती राइस जाता है $400 मिलियन का, और उसके लिए श्रिम्प हमारा है। कंपटीटर पाकिस्तान है। पर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हमारे से करीब 30% है। हमारी हमारे हमारी 5.5 मिलियन है, उनकी 30% है उसकी। तो वो अगर 19% टैरिफ से वहां सप्लाई कर सके तो जो मार्केट वो छोड़ेगा वो हमें मिल जाएगी। और तो कोई बासमती का सप्लायर है नहीं वर्ल्ड में। तो इनिशियल पेन के बाद वो रिजॉल्व होगा। और बाकी मसाले, चाइना हमारे से मिर्ची इंपोर्ट करता है, तो दाल मिर्च, हालांकि सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है वो, हम हाईएस्ट हैं। तो लाल मिर्च के लिए इंडिया के अलावा और कोई जगह नहीं है, काफी बड़ी मात्रा में जाती है। इसके बाद हल्दी है। तो करीब 80% मसाले एक्सपोर्ट जो हमारे $400 मिलियन के हैं, वो 2 आइटम के हैं। बाकी जो है जीरा और ये चीजें, इसमें धनिया, इन चीजों में इंडिया भी कभी एक्सपोर्टर है कभी इंपोर्टर है। तो इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी चीज नहीं है। श्रिम्प्स में हमारी लगभग सारी प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो रही है, और वो सिर्फ यूएसए को। ओके। 9 लाख टन की प्रोडक्शन है, 7.25 लाख टन की एक्सपोर्ट उनको होती है, और बहुत बड़ा विकल्प कहीं है नहीं उसके लिए। तो इससे मुझे लग रहा है कि एक हेडरूम क्रिएट हो जाएगा वहां। प्राइसेस, वो इतनी प्राइस सेंसिटिव मार्केट नहीं है, और हेडरूम क्रिएट हो जाएगा, प्राइस हेडरूम, कि हमारी श्रिम्प भी पैरिटी में आ जाएगी। पर उसके लिए क्या है कि ये जो हमारी श्रिम्प इंडस्ट्री है ज्यादा ऑनलाइन है, समुद्र की नहीं है, कल्टीवेशन है, और उनको कुछ सपोर्ट देनी पड़ेगी इंटरमीडिएट टर्म में भारत सरकार को। जैसे चावल को तो इतनी जरूरत नहीं है, अपैरल इंडस्ट्री को काफी इससे भी ज्यादा सीरियस इफेक्ट है वो। वो सही तो बात है। सर, इसके एक अलावा सवाल और जीके सूद साहब, मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाह रहा हूँ कि भारत को क्या WTO में जाकर अमेरिकी टैरिफ का विरोध करना चाहिए या बातचीत से ही हल निकालना चाहिए? नहीं, ऐसा है, WTO में हम जरूर जा सकते हैं। WTO में जो फैसला होता है, मान लीजिए हमारी फेवर में हो गया, उसके बाद जो अपीलेट बोर्ड है उसमें 7 जज हैं। उस कोर्ट में एक जज भी नहीं है इस वक्त। लास्ट इंडियन जज था, वो रिटायर हो गया। तो वहां 3 का कोरम है। तो यूएसए हॉल्ट कर रहा है उसको, वो अपॉइंट नहीं होने दे रहा। 3 प्रेसिडेंट हो चुके जो इसको ब्लॉक कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ यही पार्टी है। तो WTO इज डेड, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। हम एक जजमेंट ला सकते हैं विच इज अपीलेबल, और अपील कोर्ट है नहीं, और उसमें भी आने में 2-2 साल लगते हैं। और तो तो मेरे विचार में WTO में फ्यूटाइल है।
यही होगा कि बातचीत से हल निकाले तो ज्यादा बेहतर होगा। सर, आपने टेक्सटाइल के ऊपर हेड ऑन लिया है, जी जी शुड कंटिन्यू विद दैट। ओके, हाँ तो और बाकी जो चीजें उनकी डिमांड्स हैं, जैसे सोयाबीन, उनका प्रॉब्ली हिडन मीनिंग ये है जीरो ड्यूटी पर, क्योंकि ड्यूटी पर तो ऑलरेडी अलाउड है, पर उनके उनके वाला जीएमओ वाला अलाउड नहीं है। कॉर्न में हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, बहुत जोरदार प्रोडक्शन बढ़ रही है। हमारी इंपोर्ट 5 लाख टन जी हुई जी पिछले साल, 8.5 लाख टन हुई, इतनी छोटी सी इंपोर्ट है। और वो हमें अगर जीएमओ इंपोर्ट हमने अलाउ कर दी उनकी, जी और 5 लाख टन आ भी गया उनका कॉर्न, हाँ 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 तो हाँ उससे हम अपने किसान के खिलाफ रहेंगे, बिकॉज हमारे किसान को अलाउड नहीं है ओके, GMO। बिल्कुल, वो सेंटिमेंट भी खराब होगा। तो सोयाबीन, हाँ, मक्का और इथनॉल जैसी चीजों पे तो इम्पोर्ट सोयाबीन में जी आत्मनिर्भर है। हमारी 12 मिलियन टन क्रॉप है, वही क्रशिंग है। सोयाबीन तेल नहीं है, सोयाबीन में 82% मील होता है, ओके जो हमें बहुत दिक्कत हो रही है बेचने में। ओके तो सोयाबीन कोई इंपोर्ट नहीं होगा, चाहे आप अलाउ कर दें। और सही, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको अपने किसानों के हित का भी ध्यान भी रखना है, और पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र कल किया भी था। चलिए, इस चर्चा को और जारी रखेंगे। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अब क्या कुछ करने की जरूरत है, ब्रिक्स अगर मजबूत हो रहा है तो उनको और ग्राउंड पर क्या करने की जरूरत है, भारत को कौन कौन से वैकल्पिक बाजार ढूंढने पड़ेंगे, और एक्सपोर्टर्स को किस तरह के राहत की जरूरत है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, ट्रंप पर ट्रंप कंफ्यूज और ब्रिक्स मजबूत। ये हमारी खास चर्चा है। लेकिन एक चीज और, नवदीप जी, आपसे मेरा सवाल होगा, जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय है वो भारत को लेकर काफी संयमित बयान दे रहा है। वो अभी भी चाह रहा है, वो कह रहा है कि हमारा एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और हमारी लगातार बातचीत चल रही है, और उम्मीद की जा रही, जैसा हमारे बाकी एक्सपर्ट कह भी रहे हैं, कि चर्चा से ही हल निकलेगा। डब्ल्यूटीओ में काफी वक्त लगता है। आपका इस पर, आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं इनको, अगर उनके विदेश मंत्रालय के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, क्या ये भारत के पक्ष में है क्या? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्टेट डिपार्टमेंट में जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो प्रोफेशनल्स हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई है रिलेशंस बनाने में। वो नुआंस अंडरस्टैंड करते हैं, कम्प्लेक्सिटी अंडरस्टैंड करते हैं, और वो ये भी समझते हैं कि अमेरिका के लिए जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थ्रेट है वो चाइना है, वो इंडिया नहीं है। एटलीस्ट अगले 10-20 साल के लिए तो नहीं है। और इसीलिए आपने देखा कि अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशंस में कोशिश चल रही थी, और ये कोशिश केवल व्हाइट हाउस से नहीं डायरेक्टिव आता था, स्टेट डिपार्टमेंट में भी इसका इनिशिएटिव है, और इसमें पेंटागन का भी है, उसमें CIA वगैरह का भी है। सब लोगों ने कोशिश की कि इंडिया के साथ हम रिलेशनशिप को बढ़ाएं आगे, और स्टेट डिपार्टमेंट में डेफिनेटली जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी कोशिश यही रहेगी। इवन आप कांग्रेस में देखेंगे, सेनेट में भी और हाउस में भी, जो एक हाउस में इंडिया कॉकस है, वो उसकी भी कोशिश रहेगी कि वो समझाएं जहां तक क्या कर सकें, कि कोई फायदा नहीं है इस तरह से भारत जैसे देश के साथ रिलेशंस खराब करने का। ये अमेरिका के ही हित में नहीं होगा। और जो कई अमेरिका में कमेंटेटर कह रहे हैं इस समय थिंक टैंक्स में और मीडिया में, वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए, एक बहुत साल से हम कहते थे अपनी रिलेशनशिप में अमेरिका के साथ कि ट्रस्ट डेफिसिट है, और 20 साल में हमने धीरे धीरे वो एक ट्रस्ट वापस बनाया अमेरिका के साथ। ये ना हो कि ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं, कभी पाकिस्तान के बारे में तो कभी रूस के बारे में, उससे इतनी मुश्किल से जो पिछले 20 साल में ट्रस्ट बना है दोनों देशों में, वो टूट जाए। और खास करके जैसे आप पॉपुलर लेवल पर भारत में देख रहे हैं कि जो रिएक्शन हो रहा है अमेरिका के खिलाफ, ये इसका अमेरिका को नुकसान होगा, और अमेरिका के जो मंझे हुए फॉरेन सर्विस के प्रोफेशनल्स हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं, दूसरे इंटेलिजेंस वाले हैं, वो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। और लेकिन इस समय वहाँ ये एक स्थिति बन गई है कि ट्रंप साहब को कौन समझाए, किसकी बात वो सुनेंगे।
लास्ट उसके उनके कान में किसने बात भरी और वो आगे क्या कह देंगे, ये सब प्रॉब्लम्स जो है अमेरिका में, जो हमारे मित्र हैं वॉशिंगटन में, वो भी कहते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या इस समय चल रही है उनके लिए, कि एक आदमी केओटिकली, अनप्रिडिक्टेबली डिसाइड करता है कि आज हमने ये करना है, और सिस्टम बाद में कोशिश करता है कि इसको अब डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। ओके, आपको क्या लगता है नवदीप जी, क्या इंटरनल भी उनका विरोध प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरह की उनकी पॉलिसी है और जो उनके विदेश मंत्रालय की और उनके बयानों में भी कई बार फर्क होता है, तो इंटरनल भी लोग वहां पर विरोध करना शुरू कर सकते हैं ट्रंप की पॉलिसी को लेकर आगे चलकर शायद, लेकिन इस समय तो मैं ये कहूंगा कि ट्रंप अमेरिका के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट पिछले शायद 50 साल में, 100 साल में आप अगर हिसाब लगाएं, जिस तरह से उनकी एक डोमिनेशन चल रही है कि ना कांग्रेस में रिपब्लिकन्स कोई बोल रहे हैं, जैसे वो पार्टी जो है रिपब्लिकन पार्टी, उनकी एक जायदाद बन गई होती है। जिस तरह उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर हवा बोला है, जिस तरह उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन इसकी जो बैकलैश बनेगी वो बनेगी जब इकोनॉमी स्लो डाउन करेगी, और जो मंझे हुए इकोनॉमिस्ट्स बोल रहे हैं कि उसके कुछ एक इंडिकेटर्स इन्फ्लेशन में और स्लो डाउन में और लेबर जो डेटा है, एम्प्लॉयमेंट डेटा है, उससे पता चल रहा है कि जिस तरह से टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं और जिस तरह में आए भी है, लेबर मार्केट में भी साफ तौर से सुस्ती के संकेत दिख रहे हैं, इकोनॉमिक नंबर्स भी कमजोर आते जा रहे हैं और अगले 8 से 10 महीने में कहा जा रहा है कि यूएस में एक टाइम लैग होता है, एक एक्शन, और उसमें जब तक वो मार्केट में उसका रिएक्शन आता है या रियल इकोनॉमी में उसका रिएक्शन आता है। बिल्कुल सही बात है, अचानक से तो आएगा नहीं, और जिस तरह के डेट लेवल है उस डेट को अगर कंट्रोल करना ये और भी ज्यादा मुश्किल है। अरुण सेखसरिया साहब, आपसे मेरा एक सवाल ये होगा, आप लोगों को खास करके टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को किस तरह के सपोर्ट की जरूरत है ऐसे माहौल में, या अभी वेट कर लेना चाहिए, या अभी से इंसेंटिव में मदद, इंसेंटिव के जरिए सरकार को मदद करनी चाहिए, या नए मार्केट ढूंढने में मदद करनी चाहिए, नए टाई अप्स में मदद करनी चाहिए, अभी क्या जरूरत है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए? देखिए साहब, ये जो माहौल जो बना हुआ है अभी, ये एक माहौल कोई ट्रेड वॉर का नहीं है। दिस इज मोर लाइक अ पर्सनल ईगो क्लैश। अभी आपने अगर देखा होगा, मोदी जी का, अपने प्राइम मिनिस्टर का एक ही नैरेटिव रहा है कि मेड इन इंडिया, मेक इंडिया ग्रेट। आज जब से ये ट्रम्प साहब आए, उनका भी एक ही नैरेटिव रहता है, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उनको ये, उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि पाकिस्तान की और इंडिया की वॉर मैंने बंद करा दी है, मैंने ये करा दिया है, और मोदी जी ने, अपना इंडियन गवर्नमेंट ने उसको रिफ्यूट किया, तो उसको एक ईगो हर्ट हुआ है, उसके कारण ये सब मसला हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, एज फार एज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न, मेरा मानना ये है कि इमीडिएट नीजक रिएक्शन लेके कि भाई हमारे को इतना सब्सिडी दे दीजिए, हमारे को ये दे दीजिए, वो करना बड़ा जल्दीबाजी होएगा। बट मेरा एक मानना पक्का है कि इंडिया को, गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री से ये कहना चाहिए कि आप मार्केट्स अलग अलग देखिए, यू गो बियॉन्ड अमेरिका एंड यू गो विद इन इंडिया, बिकॉज आज डोमेस्टिक मार्केट का जो कंजम्पशन है टेक्सटाइल्स का बहुत कमती है। आज आप होम टेक्सटाइल्स में लीजिए, वेदर यू टेक इट गारमेंट्स, आज 1000 रुपया तक की चीजें जो है हिंदुस्तान में काफी बिक रही है, पर उससे ज्यादा की वैल्यू की चीजें कमती बिक रही है। सो गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन दैट। नंबर 2, हमने गवर्नमेंट को एक सजेशन भी दिया था कि जैसे राशन देते हो आप बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज को, जी जी, व्हाई डोंट यू स्टार्ट एन इनिशिएटिव ऑफ रोटी, कपड़ा, मकान दे रहे हो तो आप एक कपड़े के लिए भी आप दीजिए कि हर लेडीज को हम एक धोती साड़ी देगी, हर आदमी को हम एक धोती कुर्ता देंगे। बिल्कुल, क्योंकि तो अपना मार्केट इतना बड़ा कंजम्पशन वाला मार्केट है, कंजम्पशन ड्रिवन अपनी इकोनॉमी भी है, तो कोशिश करना चाहिए कि इंटरनल भी कंजम्पशन बढ़वाए और साथ ही Yes. दूसरे मार्केट भी तलाश करे। सू सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा, क्या ब्रिक्स मेंबर्स के बीच और बाकी अन्य ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ अमेरिका से अलग हमें कुछ लोकल करेंसीज में एग्री एक्सपोर्ट का मौका देखना चाहिए? उस तरह के मौके हैं क्या? देखिए, इसमें मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। हमने 2 साल पहले आरबीआई की स्कीम थी कि रुपीज में सेटलमेंट वर्ल्ड ट्रेड का उन्होंने परमिट किया, वॉस्टर अकाउंट के जरिए। उसमें बड़ा भारी ये है कि जो इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है वो रुपी टर्म्स में यहाँ पार्क करे और बाद में कोई इंपोर्ट उससे फाइनेंस हो जाए। तो किसको यूरोपी में कॉन्फिडेंस होगा? यहाँ डेप्रिशिएट हो जाएगा।
तो वो स्कीम बाय एंड लार्ज आगे नहीं बढ़ी। तो यही इश्यू होगा अगर आप ब्रिक्स में एक रिजर्व करेंसी ढूंढें, तो क्या चाइनीज को रिजर्व करेंसी बाकी लोग मान लेंगे, या ब्राजीलियन रियल को, या इंडियन रुपी को? कौन सी रिजर्व करेंसी होगी? तो अल्टीमेटली दूसरा यह है कि ये कंट्रीज 2009 में इकट्ठी हुई, पहला समिट हुआ, और 16 साल हो गए। एक बैंक भी बना, वो भी कुछ खास ऐसा वैसा रहा। तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा होप नहीं है। वो यहाँ पर भी नहीं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी काफी ज्यादा है। पॉलिटिकल काउंटरपार्ट है। इट इज अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साउथ। ओके, तो बिल्कुल ये इतना आसान भी नहीं, क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी रहते हैं। बाकी आपसी देशों में भी कोई भी दूसरे देश की करेंसी नहीं बढ़ाना चाहेगा, तो लोकल करेंसी भी डील करना इतना आसान नहीं। शुक्रिया सूद साहब आपका, अरुण जी आपका, नवदीप सर आपका, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला और इस खास पेशकश को और भी खास बना दिया। तो चलिए, हमारी कोशिश थी कि टैरिफ पर जो ट्रंप का कन्फ्यूज़न है उससे क्या ब्रिक्स यहाँ पर मजबूत हो रहा है, इस पर हमारी खास पेशकश थी। उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। तो इस खास पेशकश को वहीं समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। सर, इन्हें क्रिप्टो करके लाइफ सेट करनी है, पर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस चाहिए? हाँ सर।